हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती, सीजी टेट एवं सी टेट में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी प्रकार से आपको आगे क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलेगा। और लास्ट में दोस्तों, अगर आपको हमारे क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम कोई भी देरी ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, इस क्लास में आपको कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और इसी पैटर्न में आपको आगामी सीजी टेट में जो सीजी टेट होने वाला है उसमें इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, कौन सी संकल्पनाएं या संकल्पना अधिक अमूर्त है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, ज्यामिति, बीजगणित, संख्यात्मक या फिर सभी समान रूप से अमूर्त होंगे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन में पहले बोला क्या है इसको हमें समझना है। तो देखिए, इसमें क्या बोला है कि कौन सी संकल्पनाएं जो है अधिक अमूर्त होंगे, मतलब अमूर्त तो ये तीनों होगा। ठीक है, ज्यामिति भी अमूर्त होगा, बीजगणित भी अमूर्त होगा और संख्यात्मक भी आपका अमूर्त होगा, लेकिन कौन सा अधिक अमूर्त होगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये ज्यामिति हो गया, बीजगणित हो गया और संख्यात्मक हो गया। ये तीनों प्रकृति में कहीं ना कहीं, गणित में कहीं ना कहीं समान रूप से अमूर्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सभी समान रूप से अमूर्त होगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है। इसी पैटर्न में आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, 658 गुणित 658 गुणित 658 माइनस 328 गुणित 328 गुणित 328 अपॉन में क्या दिया है, 658 गुणित 658 धन 658 गुणित 328 धन 328 गुणित 328। अब देखिए, ये बहुत ही लंबा चौड़ा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन दिया गया है। ठीक है, अगर हम इन सभी को गुणा करेंगे आपस में, फिर ये नीचे वाले को भी हम आपस में गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको हम भाग करेंगे, तो इसमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है, या तो ये कोई ना कोई ट्रिक से कटेगा या फिर ये इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए, ये इसमें क्या, अगर पहले हम देख लेते हैं इसमें अगर कोई ट्रिक लगा होगा तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ट्रिक लगा होता तो ऊपर और नीचे डायरेक्ट कटता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 658 जो है ये 3 बार गुणा हो रहा है। मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूँ दोस्तों 658, इस 658 को मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 658 ये ऊपर में भी आपको दिख रहा है और ये 658 नीचे में भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक को हम ले लेते हैं a और एक को हम ले लेते हैं b, मतलब 658 को हमने ले लिया a और ये 328 को हम ले लेते हैं b। ठीक है, ये हो गया b इज इक्वल टू कितना, 328। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 658 गुणित 658 ये 3 बार गुणा हो रहा है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 658 के घात 3 और 658 को हमने क्या लिया है a, मतलब इन सभी के जगह में हम केवल इतने की जगह में क्या लिख सकते हैं, उतने की जगह में हम लिख सकते हैं a का क्यूब, क्योंकि 658 658 को हमने माना है a, इसीलिए a का क्यूब। उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगा दिए। उसके बाद ठीक उसी प्रकार हमें और क्या करना है, देखिए 328 ये 3 बार गुणा हो रहा है और 328 को हमने लिया है b, तो ये 3 बार गुणा हो रहा है और इसको हमने लिया है b, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, b का क्यूब। ठीक है, b का क्यूब मतलब b गुणित b अपॉन में देखिए ये क्या हो रहा है, और 658 गुणित 658 मतलब ये 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए ये क्या है, 658 गुणित 328 मतलब ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा a, ये हो गया दोस्तों b, तो ये हो गया दोस्तों a इंटू बी। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं।
अब देखिए ये क्या है 328 गुणित 328, 328 को हमने क्या माना है b, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस इसमें से हमने एक को a मान लिया, एक को हमने b मान लिया, और यहाँ पर एक को अगर हम a मानते हैं, एक को अगर हम b को मानते हैं, तो इस a और b को हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन बनता है ये हमने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए इतना आराम से बना रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इसको विद इन सेकेंड भी बना सकते हो, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, इसी को हम रख देते हैं दोस्तों इसी फॉर्मूला पे। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको हम रख देते हैं फॉर्मूला में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये a माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ये सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए अपॉन में क्या है दोस्तों, अपॉन में क्या बचा हमारा जो है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम ये नीचे में भी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर का नीचे ये कट जाएगा। देखिए पूरा का पूरा कट गया। ये देखने से कितना बड़ा लग रहा था, कितना भयंकर लग रहा था, लेकिन लास्ट में इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, यहाँ पर देखिए a माइनस बी, a माइनस बी। अब यहाँ पर हमने a इज इक्वल टू क्या माना, a इज इक्वल टू हमने माना 658, और b इज इक्वल टू क्या माना 328। तो बस a माइनस बी कर देते हैं। a का वैल्यू हमने क्या माना है 658, और b का वैल्यू हमने माना है 328। तो ये 658 में अगर मैं 328 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से देखिए 8 से 8 गया तो ये 0 हो गया, 5 में से 2 गया तो ये 3 हो गया, 6 में से 3 गया तो ये कितना बचा 3 हो गया, मतलब 330। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है 330, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष फल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो हमारा ट्रिक क्या होता है, हमें क्या करना होता है, देखिए डायरेक्ट हमें करना है, जो शेष फल प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए शेष फल कितना प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 47। जो शेष फल प्राप्त होता है उसको हम किससे भाग कर देंगे, उसको हम 18 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस शेष फल को अगर हम 18 से भाग करते हैं तो कितने बार में जाएगा ये, 18 दूने 36, कितना बच गया दोस्तों 11 हमारा शेष फल बच गया, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका। अब हम डायरेक्ट ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है 342, ये 18 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ये 18 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, इसीलिए इसका शेष फल जो बचता है उसको हम ये जो पूछा गया है उससे भाग कर देते हैं, तो जो शेष फल हमें प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है दोस्तों इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब CP इज इक्वल टू क्या दिया है, देखिए हमारा ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोला है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये अनुपात विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है, SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर देखिए CP और SP में आप कंफ्यूज मत होइएगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य,
एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब इन दोनों का अनुपात हमें दिया गया है, कितना दिया है ये 4:5, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ये जो अनुपात दिया गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सीपी कितना है, सीपी है 4 और एसपी कितना है, एसपी है 5। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट मिल जाता है। अब देखिए सीपी मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। कोई भी चीज़ को अगर मैं 4 रुपये में खरीदता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर मैं 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितने का लाभ होगा दोस्तों, 1 का लाभ होगा। ठीक है, 1 रुपये का लाभ होगा। मतलब कोई भी चीज़ को, कोई भी सामान को अगर मैं 4 रुपये में खरीदता हूँ और उसी सामान को अगर मैं 5 रुपये में बेच देता हूँ तो मुझे 1 रुपये का लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पर लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस। आपको अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो या फिर आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो उसमें क्या करना होता है, इन दोनों का डिफरेंस। और लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो ये हमेशा आपका सीपी से निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/CP। सीपी का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया 1/4। चूँकि हमें निकालना है प्रतिशत तो ये हो जाएगा दोस्तों गुणा में 100। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणा में 100। अब यहाँ पर देखिए अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये कितने बार में जाएगी, 4 एकम 4 और ये कितने बार में जाएगी, 25 चौं 100। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 25%। मतलब 25% का लाभ हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न में आपको अभी सीजी टेट जो होने वाला है इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। ठीक है, हम देखिए एक संकल्पना करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वो संकल्पना क्या होगा, मूर्त होगा कि अमूर्त होगा या फिर ये मूर्त और अमूर्त दोनों होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पहले मूर्त समझना होगा और अमूर्त समझना होगा। तो देखिए दोस्तों मूर्त क्या होता है, ठीक है, ये हमने मूर्त और अमूर्त वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। आप चाहो तो पेडागोजी का सारा जो है आपको प्लेलिस्ट में दे दिया जाएगा, सारा क्लास आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों मूर्त क्या होता है, मूर्त क्या होगा, भौतिक रूप से अनुभव करना। ठीक है, मूर्त क्या हो जाएगा, भौतिक रूप से अनुभव करना या फिर जिस किसी भी चीज़ को हम देख कर या फिर छू करके जानते हैं वो कहलाता है दोस्तों मूर्त रूप में। मतलब मूर्त क्या हो जाएगा, भौतिक रूप से अनुभव करना, ये हो जाएगा दोस्तों मूर्त। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाता है अमूर्त, इसी प्रकार से क्या हो जाता है अमूर्त। देखिए मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल फोकस करते चलिएगा। अब देखिए अमूर्त क्या हो जाता है दोस्तों, केवल विचारधाराएं ही अमूर्त कहलाती है। ठीक है, मूर्त क्या होता है, भौतिक रूप से अनुभव करना, वो होता है मूर्त। और अमूर्त क्या होता है दोस्तों, इसमें भौतिक रूप से नहीं होता, इसमें केवल विचारधाराएं होती है या फिर जिसको हम देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते। जैसे कि कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज आ गया। अब देखिए कोई एक त्रिभुज की शेप का अगर आप कोई इक्विपमेंट ले लेते हो, ठीक है, कोई सा भी मान लीजिए खिलौना ही ले लेते हो, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने में जो चीज़ प्रत्यक्ष है वो हो जाएगा दोस्तों मूर्त। अब देखिए इस त्रिभुज में कहीं ना कहीं इसका क्षेत्रफल, कहीं ना कहीं इसका परिमाप जो है विद्यमान रहता है, जो हमें डायरेक्ट पता नहीं होता, जो हमें फॉर्मूला के तौर पर ज्ञात करना होता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों अमूर्त हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या बोले इसमें, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना करना। ठीक है, क्षेत्रफल की संकल्पना करना मतलब उसके क्षेत्रफल के बारे में सोचना। तो देखिए अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, ये हो जाता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। या फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल बोलने में आपके दिमाग में और आया होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ये हमारा अमूर्त रूप में भी होगा और ये हमारा मूर्त रूप में भी होगा। मतलब इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको हम भौतिक रूप में भी इसको संकल्पना कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना करना। ये मूर्त रूप में भी होगा और अमूर्त रूप में भी हो जाएगा। अब देखिए इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखता है, ठीक है, और बेचते समय 20% का बट्टा देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बस देखने से लगता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, बस आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की देरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नंबर आप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने से बेटर है कि आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। एक बार अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो उसी कंसेप्ट से आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि कोई दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ा कर रखता है, ठीक है। अब मान लीजिए क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या बोला है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखता है, मतलब क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ जो है अपने आप में 100% हमेशा होता है, तो क्रय मूल्य को भी हम क्या लेंगे, हमेशा 100% ही ले करके चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 100% क्या हो जाएगा, ये जो 100 है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। मतलब ये 100 रुपये में अगर ये कोई सामान खरीद रहा है, क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 100 रुपये में सामान खरीद रहा है, 100 रुपये में ये सामान खरीद करके ये 50% उसको बढ़ा करके, ठीक है, बढ़ा करके वो रखता है। मतलब ये कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद करके 50% वो बढ़ा करके बेचेगा, तब की कंडीशन में कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 100 में अगर मैं 50% बढ़ा दूं तो इसको हमें हर बार इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 100 गुणित 150/100, इस प्रकार से हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस आप अपना दिमाग लगाइए, 100 में अगर मैं 50% बढ़ा दूँ तो ये 100 का 50%, मतलब ये 100 का आधा इसमें और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 150, ठीक है। ये हमारा कितना मिल गया, 150। मतलब 100 रुपये का कोई वस्तु है, इसमें अगर मैं 50% बढ़ा करके उसको अगर मैं बेचूं तो ये कितना का हो जाएगा दोस्तों, 150 का हो जाएगा। लेकिन इस 150 में अभी हम बेच नहीं रहे हैं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, और बेचते समय 20% का बट्टा देता है, ठीक है। मतलब 100 रुपये की वस्तु को ये बढ़ा करके 150 करके लिख दिया। अब इसमें 20% का बट्टा देता है, मतलब बट्टा मतलब क्या होता है दोस्तों, छूट देता है, 20% उसमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। अब ये यहाँ से ये 150 अपने आप में 100% हो जाएगा। अब इसमें इसमें जो है ये 20% का डिस्काउंट देगा, इस 150 में ये 20% का डिस्काउंट देगा, तो ये 20% का डिस्काउंट देगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 150 में देखिए 20% का ये डिस्काउंट देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80/100, ठीक है। ये हो जाएगा 80/100। तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, 15×8=120। कितना आ गया दोस्तों, 15×8=120। बस यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी को आपको समझना होगा। एक बार आप फिर से समझिएगा कि कोई दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर रखता है, ठीक है। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपये है, और उसका अंकित मूल्य कितना है, ये 150, क्योंकि क्रय मूल्य से 50% ये बढ़ा करके रखा हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य इतना है, 50% बढ़ा करके रखा हुआ है। अब देखिए ये इतना अंकित करके रखा है, अब इस अंकित मूल्य में ये 20% का फिर से छूट देता है, ठीक है। इस 150 में 20% के छूट देगा, तो 150 में अगर मैं 20% का छूट करूंगा तो ये 80/100, ठीक है। 20% का छूट मतलब ये 100 में हम 20 का माइनस कर देंगे। अगर ये 20% का प्रॉफिट बोलते तो यहाँ पर से मैं क्या लिखता, 120/100, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 150 में ये 20% का बट्टा देता है, तो ये कितने में बेच रहा है दोस्तों, 120 में बेच रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, वो सबसे पहले वस्तु को खरीदा किस में था, 100 रुपये में खरीदा था, और अंतिम में वो बेच कितने में रहा है दोस्तों, वो 120 में बेच रहा है। 100 रुपये में वो सामान को खरीद करके 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा दोस्तों, उसको होगा 20% का प्रॉफिट, ठीक है। उसको होगा 20% का प्रॉफिट, और यही चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। देखिए इसमें क्या कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार इसको काटा फीटा करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ जाइए, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है आपके प्रतिशत वाले चैप्टर में, तो आप वहाँ से जा करके इसका और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पास दिया क्या है, यहाँ पास क्या दिया है 0.2323 और ये 23 ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 0.232323, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.23 और ये 23 के ऊपर में बार, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर में अगर ये बार लग जाता है तो ये बार हमें क्या चीज़ प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है। इस बार का मतलब होता है दोस्तों ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बार। बार का मतलब क्या होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम बार बार ना लिख करके हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर में बार लगा देते हैं। अब देखिए बार वाला का नियम क्या होता है, बार का नियम क्या होता है, यहाँ पर ये देखिए जितना संख्या रहेगा उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 23 है, 023 है तो 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना बचा 23, इसको हमने लिख दिया एज इट इज़। और बटे में जितने संख्या के ऊपर में बार रहता है उतने बार हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 9 लिख देते हैं। ठीक है, जितने संख्या के ऊपर में बार रहता है हम उतने बार 9 लिख देते हैं, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आपका किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब देखिए बार वाले से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब इसमें आपका कई कंडीशन बनता है। मान लीजिए एक दे दिया आपका 3.298 और ये 98 के ऊपर में बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो इन सभी का तरीका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बार वाले चैप्टर में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो उस वीडियो में हमने आपको हर तरीके का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है बार वाले से, हमने आपको हर तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य, यह सिद्धांत खाली स्थान कहलाता है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर परियोजना विधि। अब देखिए दोस्तों अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य, मान लीजिए कोई भी अलग अलग पार्ट है, ये मान लीजिए कोई अलग अलग पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, ये भी एक पार्ट हो गया, और ये भी एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो अलग अलग पार्ट है इसको अगर मैं जोड़ करके कोई एक पार्ट बना देता हूँ, कोई एक मान लीजिए हमारे ये जोड़ करके एक वर्ग के जैसे ये बन गया। ठीक है, ये जो चारों अलग अलग भाग था इसको हमने जोड़ दिया। अब इसमें देखिए दो कंडीशन होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक अलग अलग हम भाग को जोड़ करके एक बना दिए, या फिर हमारे पास ये कोई एक पहले से भी कोई एक सॉलिड शेप है, इसको हम काट करके कोई अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम काट करके कोई अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने काट दिया तो ये हमारा ये अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया ये अलग पार्ट में, ये भी हो गया दोस्तों अलग पार्ट में, ये भी हो गया ये अलग पार्ट में, और ये भी हो गया ये अलग पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन होता है, ये अलग अलग पार्ट को हमने जोड़ के ये सॉलिड बना दिया, और ये सॉलिड पार्ट को हमने काट करके अलग अलग बना दिया। तब के कंडीशन में ये क्या होता है, देखिए इसका कंडीशन क्या होता है, कंडीशन को समझिए। यहाँ पर ये कोई सॉलिड शेप आपको दे दिया गया है। अब इस सॉलिड शेप को अगर आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसके बारे में अगर आप जानते हैं, इसके बारे में आप समझते हैं, मतलब इसके बारे में आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई सा भी आपको पार्ट दे दिया गया, मान लीजिए आपको कोई एक खिलौना ही दे दिया गया। अब उस खिलौना के अगर पार्ट को आप अलग अलग करते हो तो आप उसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हो। ठीक है, और डिटेल में एनालिसिस करना को ही क्या कहा जाता है, विश्लेषण कहा जाता है। डिटेल में एनालिसिस करने को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्लेषण कहा जाता है। मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करना, डिटेल में विश्लेषण करना, ये होता है हमारा एक सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है, अगर पहले से अलग अलग पार्ट में है, मान लीजिए कोई खिलौना का पहले से वो टुकड़ा टुकड़ा हो रखा है, उसको हम एक सॉलिड शेप में बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये कौन सा विधि हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा संश्लेषण विधि। ये हो जाएगा दोस्तों संश्लेषण विधि। मतलब मान लीजिए आपको कोई एक समोसा दे दिया गया,
मतलब समोसा को बनाने वाला उसको अलग अलग पार्ट को जोड़ करके समोसा बनाया होगा, फिर खाने वाला क्या किया होगा, उसको समोसा को अलग अलग पार्ट में तोड़ करके उसका एनालिसिस किया होगा कि इसके अंदर क्या क्या ये मिलाया गया है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या कौन कौन सा मटेरियल डाला गया, मतलब उसको तोड़ करके वो एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो खाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहली बार समोसा खा रहा है तब की बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग पार्ट में तोड़ देना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा विश्लेषण, और अलग अलग पार्ट को जोड़ देना ये क्या कहलाएगा, संश्लेषण। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अलग अलग भागों को जोड़ने का कार्य, ठीक है, मतलब अलग अलग भाग को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग भाग है, इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा दोस्तों, आपका संश्लेषण विधि कहलाएगा, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाएगा दोस्तों संश्लेषण विधि। इसी में अगर दे दिया रहता कि ये कोई सा भी सॉलिड शेप है, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ना, मतलब उसके बारे में एनालिसिस करना, तो वो आपका विश्लेषण विधि हो जाता है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी क्या होगी, यह हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, एक वर्गाकार मैदान, ठीक है, ये कोई सा भी वर्गाकार मैदान है। अब क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल, इस मैदान का क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया हमें दोस्तों 6400 वर्ग मीटर, यह हमें दिया गया है 6400 वर्ग मीटर। देखिए हर बार क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना होता है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम सभी को पता है कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये होता है इसके भुजा के घात 2, मतलब इसके भुजा का वर्ग ही क्या कहलाएगा दोस्तों, इस वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इसका भुजा, इसके भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो ये एक वर्ग का भुजा, एक वर्ग के चारों भुजा जो है आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके भुजा की घात 2। मतलब यहाँ पर अगर मैं भुजा निकालना चाहूँ, ए का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 6400 किसके वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 64 किसका वर्ग है दोस्तों, ये है आपका 8 का वर्ग, और ये डबल जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बार 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको हम समझा देते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का वर्ग मतलब ए का वर्ग, और ए का वर्ग बराबर क्या दिया गया है, यह हमें दिया गया है 6400, ठीक है। ए का वर्ग बराबर हमें दिया गया 6400, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल 6400। अब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 6400 है, तो ये 6400 किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80 का वर्ग, ठीक है, 80 का ये हो जाएगा वर्ग, और ये वर्गमूल कट जाता है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट 80। तो इतना सारा स्टेप ना करके मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया था। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्यक्ति द्वारा मैदान की पूरी 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए वर्गाकार मैदान है, तो इसका अगर मैं एक चक्कर लगाता हूँ, मतलब इसका एक चक्कर लगाऊंगा तो मैं इसके परिमाप के बराबर ही चक्कर लगाऊंगा, इसका एक चक्कर ही इसका क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। मतलब यहाँ पास ये ए और ये चारों ए को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4a, ठीक है, और ये 4a ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप, ठीक है। और एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये हो जाता है हमारा 4 × a, ठीक है। या तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही समझ सकते हो, ठीक है। इसका अगर मैं एक चक्कर लगाता हूँ तो मुझे सभी साइड में ट्रेवल करना पड़ेगा एक बार, तो यहाँ पर देखिए ए को भी जोड़ दूंगा, इस ए को भी, इस ए को भी और इस ए को भी, तो ये 4 बार ए जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। और यहाँ पर ये 4a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4a इसका परिमाप मतलब कितना हो जाएगा, तो इन चारों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 चौक 32, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32 मतलब 320। अब ये 4a क्या है दोस्तों, यह है एक चक्कर में हमने इतना लगाया, एक चक्कर में हमने 332 मीटर ट्रेवल किया, तो एक चक्कर का हमें मिल गया 320। तो 5 चक्कर का कितना होगा दोस्तों, 5 चक्कर में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 320। अगर इसको मैं गुणा कर दूँ तो ये 5 × 0 = 0, 5 × 2 = 10 का 0, 1 बचा, 5 × 3 = 15 और 1
16, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 1600 मीटर। तो 5 चक्कर लगाने में वो टोटल 1600 मीटर ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर देखिए 1600 मीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1.6 और ये किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आएगा कि ये चक्कर लगाने वाला, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वर्ग दे दिया गया है, अगर आपको इसी में दे दिया रहता कोई वृत्ताकार दे दिया रहता, ठीक है, अगर इसी में आपको दे दिया रहता कोई त्रिभुजाकार, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब ये देखिए अगर हम वृत्त का एक चक्कर लगाएंगे तो हम इसके परिधि में ट्रेवल करेंगे, मतलब इसका पूरा एक चक्कर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस वृत्त की परिधि, मतलब ये 2πr हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ये जो मैदान है ये अगर त्रिभुजाकार होता तब भी हम इसका एक चक्कर पूरा ये लगाते, और इसका एक चक्कर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी परिमाप, ठीक है। तो इसका परिमाप मतलब इसके हम ये तीनों साइड को जोड़ देते, ठीक है। मतलब इसमें आपको तीनों चारों कंडीशन में पूछ सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो अगर हम जो एक चक्कर लगा रहे हैं मतलब पूरा एक बार जो उसके राउंड में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम उसके परिमाप में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। हमें 5 चक्कर का पूछा गया है, तो जितना परिमाप निकला उससे हमने 5 का गुणा कर दिया और हमें आंसर मिल गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1,01,01,101 का अंकीय रूप क्या होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आपको सीटेट में 2 बार पूछा गया है, इसी के साथ साथ ये आपका CGTET 2014 में भी पूछा गया, ठीक है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आज का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखिए 1,01,01,101 का अंकीय रूप क्या होगा। अब देखिए अगर आप इसको चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, 1,01,01,01,101 आप इसको डायरेक्ट अभी लिख भी सकते हो, या फिर इसको बनाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, देखिए 1 करोड़ में क्या होता है, 1 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं 10 के घात 7, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के साथ जो है 7 बार 0, ठीक है। देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, और टोटल अंक कितना होता है दोस्तों 8, क्योंकि 1 करोड़ में हमें 1 को भी लिखना होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। ठीक वहीं पर 1 लाख में कितना जीरो होगा दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 10 के घात 5, मतलब 1 लाख में कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा, और टोटल संख्या कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए 1 करोड़ है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 करोड़, ये हो गया देखिए 1 करोड़, तो इसमें कितना जीरो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 करोड़ के बाद क्या दिया, देखिए 1 लाख, ठीक है। 1 करोड़ के बाद 1 लाख, 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो, तो ये 1 2 3 4 5, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट बनाइएगा। उसके बाद 1000, तो 1000 में कितना जीरो होता है 3, तो ये 1 2 3, ये हो गया दोस्तों हमारा 1000। अब उसके बाद और क्या दिया है 101, तो 101, इसको हम देखिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना आ गया है 1 0 1, और यहाँ पर ये फिर से 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 1 0 1 0 1 1 0 1, आपका किस ऑप्शन में दिया ये 1 0 1 0 1 1 0 1, मतलब ये कितना दिया दोस्तों 1 करोड़ 1 लाख 1,01,101, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या दिया है, यदि 31P5 ये हमारा 3 का गुणज है, जहाँ पर P दहाई का अंक है, तो P का अधिकतम मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों हमें संख्या क्या दिया गया है, ये हमें दिया है 3 1, और ये P दिया है, और ये कितना दिया है दोस्तों 5, मतलब ये जो 4 अंक का जो संख्या होगा ये 3 का गुणज होगा, ये हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस कंडीशन में इस P का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है। तो 3 से भाग जाने का नियम क्या होता है दोस्तों, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसके अंकों को अगर मैं आपस में जोड़ देता हूँ तो वो जो संख्या प्राप्त होगा वो संख्या 3 से भाग जाना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा संख्या हमारा 3 से भाग जाएगा, ठीक है। देखिए आपका
ये आपका हो गया 2 3 5 7, ये आपका दोस्तों 11 से लेके पूरा 13 तक का जितना भी संख्या है इन सभी से भाग जाने का नियम, इसको मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन संख्या के अंकों का अगर मैं योग करता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 1 4 और ये 5 और 4 कितना आ गया 9। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इन तीनों को ही जोड़ता हूँ अभी तो कितना आ गया 9। अब 9 के साथ मुझे इस पी को भी जोड़ना पड़ेगा, 9 के साथ इस p को भी जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या हमारा 3 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, मतलब देखिए ये तीनों का मान कितना है 9, 9 के साथ हमें ये p को भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इस p में हम ये जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इन ऑप्शन को हम जोड़ करके देखते हैं। तो इस 9 में मान लीजिए p का वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, तो 9 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14। तो ये तो 14 जो है 3 से भाग नहीं जाता, मतलब ये हमारा 5 जो है ये ऑप्शन हमारा आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 में अगर मैं 6 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और 6 15, 15 जो है 3 से भाग जाता है, मतलब ये वाला हमारा 3 से भाग चले जाएगा। ठीक, उसके साथ हम ये 3 को भी जोड़ करके देखते हैं। तो 9 में अगर मैं 3 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, तो ये 12 भी 3 से भाग जाता है, तो ये भी हमारा 3 से भाग जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 को भी अगर मैं जोड़ के देखता हूँ तो 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, और 18 जो है 3 से भाग जाता है, तो ये आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जहाँ p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम मान इस ऑप्शन के हिसाब से, तो इस ऑप्शन में हमारा अधिकतम मान क्या दिया गया है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका बिहार का जो अभी शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या चीज़ बोला है कि वो संख्या जो है 2 अंकों का होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए। तो 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, देखिए अब कई लोग जो है इसको 99 99 ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कई बच्चे जो है 99 लिख करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 99 जो है आपका 11 से भी भाग जाएगा, और 99 क्या है आपका 9 से भी भाग जाएगा। लेकिन अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो खुद को और एक को छोड़ करके किसी से भाग ना जाता हो, वही संख्या क्या कहलाएगा दोस्तों, अभाज्य कहलाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों हमारा 97। ठीक है, हमें 99 को नहीं लेना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या हो जाती है दोस्तों 97। 97 आपका किसी से भाग नहीं जाता सिवाय एक और खुद के। अब उसके बाद देखिए ये तो हमें मिल गया सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद और क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 11, और इसका अंतर मतलब हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो 97 में अगर मैं 11 को माइनस करूंगा तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया कितना 8, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया दोस्तों 86 86। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेली मैथ्स से रेगुलर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं तो आपको पूरा मैथ्स में 30 में 30 नंबर आएगा ही आएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप, मान लीजिए ये हमारा एक वर्ग है, ये है दोस्तों एक मेरा वर्ग। अब देखिए वर्ग के कंडीशन में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। मान लीजिए ये भुजा ए है तो ये भी भुजा आपका जो है आपस में बराबर हो जाएगा, चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों ए आपका भुजा। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, इन चारों को हम जोड़ देते हैं, यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका परिमाप। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है 4 इंटू ए, मतलब इन चारों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 इंटू ए, ये क्या हो जाएगा ये परिमाप, ये हो जाएगा दोस्तों परिमाप। अब देखिए क्या बोला है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम करते हैं कि एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग का परिमाप हमें कितना मिल गया है 4a, और इसका भुजा कितना मिल गया दोस्तों, इसका भुजा कितना मिल गया, इसका भुजा हमें मिल गया a, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखिए 4a, ठीक है, ये 4a मतलब ये हो गया वर्ग का परिमाप इसकी भुजा a से 36 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब a में मैं क्या कर दूंगा, 36 को जोड़ दूंगा। वर्ग का परिमाप जो है इसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ से देखिए इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4a माइनस ए को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 36। 4a से अगर मैं a को माइनस करूँगा तो कितना आ गया, ये 3a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 36। मतलब यहाँ से देखिए सीधा सीधा a का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, a का वैल्यू मिल गया 36/3। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। a का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 12। ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, a का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a का वैल्यू अभी कितना मिला है, देखिए 12। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हमें ठीक वही स्टेप फॉलो करते जाना है, फिर हमारा आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, किसी बहुफलकी के शीर्षों भी, किनारों ई और फलक एफ की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और 1 है, तब ये हमारा 3x माइनस 12 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, देखिए एफ प्लस भी माइनस का ई इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों 2। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहीं से आपका डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए एफ क्या हो जाता है दोस्तों, एफ हो जाता है आपका फेस। ठीक है, एफ हो जाता है आपका फेस जिसको बोला जाता है फलक। अब उसके बाद देखिए भी क्या हो जाएगा, भी होता है आपका वर्टिक्स, मतलब इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, शीर्ष। ठीक है, वी हो जाएगा आपका वर्टिक्स, इसको बोला जाता है हिंदी में शीर्ष। और ई क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा आपका एज। अब एज क्या होता है, ये हो जाता है दोस्तों किनारा, इसको हिंदी में बोलते हैं किनारा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला में हम जो वैल्यू दिया गया उसको रख देते हैं। तो पहले देखिए ये क्या दिया है दोस्तों, एफ प्लस भी। तो एफ का वैल्यू हमें देखिए दिया गया क्या, यहाँ पर एफ की संख्या देखिए शीर्षों, किनारों और फलक। ठीक है, तो शीर्ष की संख्या कितने है दोस्तों, 10। शीर्ष मतलब क्या हो जाएगा वी, तो वी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, ये 10। ठीक उसी प्रकार ये किनारों ई का वैल्यू हमें कितना दिया गया दोस्तों, ई इज इक्वल टू हमें दिया गया है 15। और ये एफ की वैल्यू हमें निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिए इसको हम एक्स वाई जेड कुछ ही मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स है तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब ये कि देखिए इसी फॉर्मूला पे पहले हम रखते हैं, तो एफ प्लस भी, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा दोस्तों हमारा एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में अगर मैं रख दूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स धन वी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वी का मान हो जाएगा 10 माइनस ई का मान क्या है, ई का मान है हमारा देखिए 15। ये हमारा हो गया 15 और ये बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में ये हमारा हो गया 2। अब यहाँ से देखिए 1 से माइनस कितना हो गया, ये 1 से माइनस 5 बराबर ये हो गया दोस्तों 2। तो 1 से बराबर -5 इधर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा +5। तो ये हमारा 2 के साथ ये +5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 से का मान निकल करके आ गया दोस्तों हमारा 7। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकला है 1 का मान। अब देखिए दोस्तों 80 to 85% बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू निकला 7, इसी को ये आगे कुछ देखेंगे नहीं और डायरेक्ट इसी को आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना, हमें सरसरी तौर पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, पहले तो हमें वैल्यू दे दिया गया है, तब ये हमारा 3x माइनस 12 का मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। ठीक है, 3x माइनस 12 का मान क्या होगा हमें पूछा गया है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकाला है। अब हमें किसका मान पूछा गया है, हमें पूछा गया दोस्तों 3x माइनस 12 का मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान मैं रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणित x का मान कितना है 7 माइनस का ये 12। अब ये 7 या 21 माइनस 12,
ये हो गया दोस्तों हमारा 21 माइनस 12। तो 21 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 9, और यही 9 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें फलक की संख्या निकालने के लिए नहीं बोला है इस क्वेश्चन में। अगर बोला होता तो ये 7 ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें एक कंडीशन और दिया गया है और इसी का मान हमें पूछा गया है। तो इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 9। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में आपका सीजी टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, एक विद्यार्थी परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी है जो परिमेय संख्या के बारे में एक सूची बनाता है, और वो सूची इस प्रकार से बनाया है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है, शून्य जो है परिमेय संख्या नहीं है, और सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो विद्यार्थी है उसने एक सूची बनाई, सूची में ये 3 पॉइंट दिए। अब ये तीनों पॉइंट में कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा, ये हमें निकालना है। मतलब सही विकल्प हमें चुनने के लिए बोला है। अब देखिए हमें ये विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ये नीचे में डी और करके दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम कंडीशन को देखते जाते हैं। पहले क्या दिया, देखिए एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। अब देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो हमारा देखिए सेंटर क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद इस साइड क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव। 0 के बाद ये 1 आएगा, प्लस में ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, 0 से पहले और क्या होता है दोस्तों, -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये -4, इसी प्रकार से ये भी हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा पूर्णांक। तो एक परिमेय संख्या में पूर्णांक तो बिल्कुल होगा। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक तो होगा, ये तो आपका प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। मतलब ये हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा ऑप्शन बी में क्या दिया है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नहीं को काट लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आपका क्या है, नहीं रहेगा। यहाँ पर शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए शून्य जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। तो जो भी संख्या अगर भिन्न के रूप में हमें मिल गया, मतलब वो किसी भी संख्या को अगर हम p/q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका ऑप्शन सी भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए केवल ऑप्शन ए में क्या दिया है, केवल सी, बी में क्या दिया है, ए और बी, सी में क्या दिया है, ए और सी, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे दोस्तों आज का हमारा टॉप 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न में आप बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप टीचर भर्ती की या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी का क्लास कंप्लीट करा दिया है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, जिसका सभी क्लास आपको पूरा बिल्कुल भी फ्री में मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी क्लास और सभी क्लास का PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क आपको प्राप्त हो जाएंगे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।